एक बार मैं आपको दोबारा एक्सट्रिंसिक समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा एक्सट्रिंसिक पाथवे को डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि एक नॉर्मल सेल के ऊपर, हर सेल के ऊपर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक ग्रोथ रिसेप्टर्स होता है, एक डेथ रिसेप्टर्स होता है। इस केस में जब बॉडी को एपोप्टोसिस होना होता है तो डेथ रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। इस डेथ रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, डेथ रिसेप्टर सेल के ऊपर यूजुअली TNF-R1 यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर 1 या फास्ट टाइप का होता है, ठीक। अब क्या होगा कि जब सेल के सरफेस के ऊपर ये एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, ये डेथ रिसेप्टर्स एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, तो वहां पर बाइंड किया जाता है फास्ट लाइगेंड। सेल सरफेस के ऊपर डेथ रिसेप्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, जिससे बाइंड हो जा रहा है फास्ट लाइगेंड। जब फास्ट लाइगेंड बाइंड होता है, ये जो डेथ रिसेप्टर्स, एक डेथ रिसेप्टर एक हिस्सा ऊपर होगा सेल के ऊपर, एक सेल के नीचे होगा, तो नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं सेल डेथ डोमेन, जो साइटोप्लाज्म की तरफ है। ऊपर वाला को रिसेप्टर्स बोलते हैं, और जो साइटोप्लाज्म की तरफ है उसको बोलते हैं डेथ डोमेन। तो एटलीस्ट 3 डेथ डोमेन जब एक साथ आ जाता है, 3 या उससे ज्यादा डेथ डोमेन जब एक साथ आ जाते हैं, तो वहां पे फॉर्मेशन होता है फास्ट एक्टिवेटेड डेथ डोमेन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जो FADD है, ये फाइनली एक सिग्नल देता है सेल। 3 डेथ डोमेन एक साथ जब मिल जाते हैं तो FADD का फॉर्मेशन होगा, जो सेल में एक सिग्नल भेजता है जिसको बोलते हैं डिस्क, मतलब डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स जब वो सिग्नल जाता है तो फाइनली जो कैस्पेज 8 है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक बार 8 एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है कैस्पेज का। 3 एक्टिवेट होगा, 6 होगा, 7 होगा, और फाइनली सेल का मरना तय है। ये मैं आपसे कह रहा था अभी तक एक्सट्रिंसिक से रिलेटेड। इंट्रिंसिक वाला में देख लो, है ना। एक्सट्रिंसिक वाला थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इंट्रिंसिक पाथवे को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे बोलते हैं, इसलिए कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर रोल है। इसको एपोप्टोसोम पाथवे बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक बार एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन होता है। वो क्या है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कह रहा था कि ग्रोथ रिसेप्टर्स होते हैं सेल सरफेस के ऊपर, और जब सेल ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे मरना है, तो उसके ग्रोथ रिसेप्टर्स पे ग्रोथ फैक्टर आके नहीं ज्वाइन करते, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया सेल का मरने का इंट्रिंसिक वाला में। दूसरा तरीका है कि कोई सेल को स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस किस फॉर्म में? मान लीजिए कोई लो लेवल ऑफ रेडिएशन आ रहा है, कोई हीट हो रहा है, गर्म हो गया, कोई कोई इस तरह का इंजरी हो गया जिससे सेल का DNA डैमेज हो रहा है। तो या तो ग्रोथ रिसेप्टर्स के ऊपर ग्रोथ फैक्टर का डिटोरेशन हो जाए, या सेल के अंदर कोई स्ट्रेस फॉर्मेशन हो जाए, उसका DNA डैमेज हो जाए, ऐसा कोई चीज हो जाए, तब ये वाला मैकेनिज्म शुरू होगा, ठीक है। दो तरीका हो गया, ग्रोथ रिसेप्टर्स, और दूसरा हो गया सम डैमेज इन द DNA, ठीक है। इसके इसके शुरू होने से शुरू हो जाता है ये वाला पाथवे। अब इसमें क्या होगा जब ये पाथवे शुरू होता है, देखिए जैसे ही सेल को स्ट्रेस में जाएगा, या ग्रोथ रिसेप्टर्स को ग्रोथ फैक्टर नहीं मिलेगा, बॉडी में कोई स्ट्रेस हो गया, उसका कोई DNA में कुछ चेंज आ गया, कुछ ऐसा DNA डैमेज हो गया कि सेल काम नहीं कर पा रहा है, तब क्या होता है कि उस DNA को पहचानता है। साइटोप्लाज्म में कुछ सेंसरी प्रोटीन्स होते हैं जो तुरंत सेंस कर लेता है कि हमारा DNA खराब हो गया, ये सेल अब जीना नहीं चाहता, उसको सेंस कर लेता है। ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ATM या CSK भी बोलते हैं, ATM और CHK या थ्रियोनिन भी बोलते हैं। ऐसे कुछ ऐसे सेंस करने वाले प्रोटीन है जो सेंस कर लेता है कि सेल्स में खतरा है, सेल्स अब जीना नहीं चाहता, वो मरना चाहता है, ठीक है। जब ये सेंस प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये एक्टिवेट करता है कि आपने इसका नाम सुना होगा, P53 जीन, जो ट्यूमर सप्रेसिंग जीन है P53। यहाँ पे P53 का रोल है। ये जो सेंसरी प्रोटीन थे वो P53 को एक्टिवेट कर रहा था। P53 का आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल में, जब P53 चाहे तो सेल को डिवाइड करने दे, P53 चाहे तो सेल को डिवाइड नहीं करने दे। तो जैसे ही P53 यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, सेल को हॉल्ट कर देता है, उसका डिवीजन रोक देता है। पहला काम तो ये किया कि उसने सेल को हॉल्ट कर दिया कि अब आपको सेल साइकिल में नहीं जाना है। दूसरा काम वो ये करता है कि बाय हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटीन, जैसे कि PUMA हो या NOA हो, कुछ ऐसे प्रोटीन से प्यूमा बोलते हैं, PUMA प्यूमा, उसको ये एक्टिवेट करता है, प्यूमा को एक्टिवेट करता है। उसके बाद का कहानी जानने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं, हर सेल के अंदर BCL2 नाम का जीन होता है, BCL2 जीन। ये BCL2 जीन डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन बनाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अच्छे इन द सेंस कि वो एंटी एपोप्टोटिक होते हैं,
बुरे इन द सेंस ये प्रो एपोप्टोटिक होते हैं, तो उनको एक्टिवेट कर दिया जाए प्रो एपोप्टोटिक को, तो एपोप्टोसिस में चला जाएगा सेल। अगर एंटी एपोप्टोटिक जब तक एक्टिवेटेड है तो सेल में एपोप्टोसिस नहीं होता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल प्रो एपोप्टोटिक का है, जैसे बैक्स है, बैक है, और जो एंटी एपोप्टोटिक है उसमें BCL2 है, BCLXL है, MCL1 है, MCL2 है। तो यहाँ पे जरूरत हमको किसका है? प्रो एपोप्टोटिक का। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि P53 फाइनली क्या करेगा, BCL2 फैमिली का वैसे जीन जो कि प्रो एपोप्टोटिक है उसको सेंस करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, और ये जो आपका BCL2 वाला जो फैमिली जो प्रो एपोप्टोटिक टाइप का है, वो फाइनली क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है उसका, आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। तो सर एडमिट कर लीजिए ना। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन के बीच में एक मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए, उसका रेस्पिरेशन में मदद है, सेलुलर रेस्पिरेशन में साइटोक्रोम सी का मेजर रोल है। तो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है साइटोक्रोम सी। ठीक है, अभी जैसे ही प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स शुरू हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे कि बैक बैड, वो क्या करेगा, उस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ देगा। जब आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बोरिंग करना शुरू कर देगा, छोटे से छेद बनाना शुरू कर देगा, तो साइटोक्रोम सी निकल के बाहर आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के बाहर आ जाएंगे साइटोक्रोम सी। और कुछ ऐसे भी प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आते हैं जो इनहिबिट कर रहा था अभी तक उसको, जो एपोप्टोटिक मैकेनिज्म को जो इनहिबिट करने वाले जो प्रोटीन्स थे, जैसे जिसको बोलते हैं स्मैक या डायप्लो बोलते हैं, वैसे प्रोटीन्स जो अभी तक नहीं चाहता था कि बॉडी एपोप्टोसिस में जाए, उसी को इनहिबिट कर देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से दो काम होता है, एक तो साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाएगा, प्लस ऐसे प्रोटीन से रिलीज जाएंगे, जैसे एग्जांपल स्मैक है, SMAC, जो कि एंटी एपोप्टोटिक मैकेनिज्म को सप्रेस कर देता है, तो फाइनली एपोप्टोसिस की तरफ और बढ़ा देता है। ठीक है, और मैं ऐसे आपसे ये कह रहा था कि जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होगा साइटोक्रोम सी, ये साइटोक्रोम सी बाइंड हो जाते हैं, एक खास तरह का मॉलिक्यूल होता है सेल के अंदर, उसको बोलते हैं APAF1, मतलब एंटी एक्टिवेटिंग फैक्टर, एंटी एपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर है APAF, APAF1, एपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 से कंबाइन कर जाता है। साइटोक्रोम सी प्लस APAF1 जब आपस में कंबाइन करते हैं तो खास तरह का स्ट्रक्चर बनता है, एकदम व्हील की तरह, व्हील में होता है ना ऐसे कार्टव्हील, कार्टव्हील की तरह, उसी को हम लोग बोलते हैं एपोप्टोजोम, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है एपोप्टोजोम पाथवे। ठीक है, ये जब एपोप्टोजोम बन जाते हैं तो वो फिर फाइनली, मैंने कहा लीकेज हुआ साइटोक्रोम सी का, ये साइटोक्रोम सी बाइंड होते हैं APAF1 से साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद बनता है एपोप्टोजोम, APOSOM, एपोप्टोजोम, वो बनते हैं। एपोप्टोजोम फाइनली एक्टिवेट कर देता है कैस्पेज 9 को, इंट्रिंसिक वाले में 8 और 10 एक्टिवेट होते हैं, इसमें 9 होता है, दोनों में चाहे जो भी एक्टिवेट हो, फाइनल एक्टिवेशन किसका होगा, 3, 6, 7 कैस्पेजेस का। ये बड़ा खतरनाक है, एग्जीक्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब कैस्पेज 9 एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर एक कैस्केड रिएक्शन शुरू होगा, और उसके बाद फाइनली एपोप्टोसिस हो जाएगा सेल। ठीक है, इस चीज, और ये तीसरा वाला जब मैं कह रहा था कि जब दोनों मैकेनिज्म को बाईपास कर जाता है सेल, रिफ्यूज करता है कि मैं सुसाइड नहीं करूंगा, इधर बाय एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, सेल मरना नहीं चाहता, वहां पे ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स है, जिसको आप अच्छा से जानते हैं, पहले भी सुने हैं, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना, लेकिन ये तीसरा मैकेनिज्म भी होता है। ठीक है, इस डायग्राम में मैं दोबारा आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ डायग्राम के हेल्प से। इधर वाला, ये वाला जो कहानी है ना, ये इंट्रिंसिक का है। ठीक है, और ये वाला जो कहानी है यहाँ से, ये यहाँ से बिल्कुल, ये यहाँ से इधर का सारा कहानी है आपका एक्सट्रिंसिक, यहाँ से ये पूरा एक्सट्रिंसिक है, और अब यहाँ से बिल्कुल ये है आपका इंट्रिंसिक, बस यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इंट्रिंसिक का चर्चा कर ले। मैंने आपको कहा कि ड्यू टू एनी स्ट्रेस, वो सेल डैमेज से होने से हो, या ग्रोथ रिसेप्टर को ग्रोथ फैक्टर नहीं मिल रहा हो, कोई भी ऐसा स्ट्रेस हो, तो फाइनली BCL2 फैमिली के ऐसे प्रोटीन, ऐसे जीन एक्टिवेट हो जाते हैं जो प्रो एपोप्टोटिक होता है, जैसे कि बैक और बैक्स। ठीक है, ये बैक और बैक्स जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं, तो ये जो साइटोक्रोम सी है दो मेम्ब्रेन के बीच का, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, या आउटर मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे गोल गोल वाला साइटोक्रोम सी है,
ये साइटोक्रोम सी निकल के बाहर आ जाता है। और आ जाता है एसमैक। एसमैक क्या है? वो ऐसे प्रोटीन जो अभी तक इनहिबिट कर रहा था एपोप्टोसिस को, उसी को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब एपोप्टोसिस को बढ़ावा दे देता है। तो एक तो ये इधर वाला रास्ता चलेगा। और ये साइटोक्रोम सी जो रिलीज हुआ है वो एपैफ1 से बाइंड करता है। इसमें ए छुटा हुआ है, APAF1 होना चाहिए। एपैफ1 से बाइंड करता है। और यहाँ पे जो एपोप्टोसोम बन रहा है ये कैसा होता है? बिल्कुल कार्टविल अपीयरेंस, जैसे कि झंडे में अपना होता है ना कार्टविल स्पोक की तरह, बिल्कुल उसी की तरह दिखता है एपोप्टोसोम। तो यहाँ एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनेगा एपोप्टोसोम जो एक्टिवेट करेगा कैस्पेज 9 को। तो अप टू दिस ये होता है इनिशिएशन फेज। 9 जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो फर्दर और कैस्पेज एक्टिवेट होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैस्प 3। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैस्प 3। उसी तरीके से एक्सट्रिंसिक पाथवे में मैंने बताया कि शरीर के सेल सरफेस के ऊपर डेथ रिसेप्टर्स होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक फास्ट वाला हो सकता है या एक TNF-R1 हो सकता है। ये हो चाहे ये हो, जो भी हो। ठीक है, ये जब इसके ऊपर फास्ट लाइगेंड बाइंड कर जाता है, हम लोग फास्ट वाला एग्जांपल लेके चले, फास्ट रिसेप्टर्स के ऊपर जब फास्ट लाइगेंड बाइंड कर जाते हैं तो ये फास्ट में, इसको हम लोग देख, इस फास्ट के दो हिस्सा हो गए, एक सेल सरफेस के ऊपर, एक सेल सरफेस का नीचे। तो जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको हम लोग बोलते हैं डेथ डोमेन। तो एक फास्ट लाइगेंड अगर 3 डेथ डोमेन से बाइंड कर जाए, यहाँ दिख रहा है एक, एक्चुअली ये होना चाहिए 3। यहाँ पे 3 जब बाइंड हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना टी फॉर मैंने ट्राइमर 3 को दिखाना चाह रहा है। तो यहाँ पे जब 3 ऐसे डोमेन बाइंड हो जाते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है FADD का। ठीक है, ये FADD क्या करता है? एक सिग्नल बनाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्क, DISC, डिस्क सिग्नल। डिस्क सिग्नल के वजह से प्रोकैस्पेज 8 एक्टिवेट हो जाते हैं, इंसानों में प्रोकैस्पेज 10 एक्टिवेट हो जाता है और फाइनली कैस्पेज 8 या 10 बनेगा। तो अप टू दिस ये फिर इनिशिएशन है। और जब काम लेना होता है, सब फाइनल आउटकम शुरू होना होगा, तो कैस्पेज 3 एक्टिवेट होकर कैस्पेज 3 बन जाता है। जब कैस्पेज 3 हो जाएगा तो मेन काम शुरू हो जाएगा एपोप्टोसिस का, और सेल को फाइनली मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस जो हम लोग उधर पढ़ रहे थे वो चेंजेस होगा और सेल का मर जाना तय है। मुझे लगता है यहाँ तक में आपको कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा मैकेनिज्म। एक बार आप खुद भी देखना, रिवाइज करना। यहाँ पे देखिए डिस्क लिखा हुआ है ना, डिस्क, ये डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स है, ये इंपॉर्टेंट है। FADD इंपॉर्टेंट है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ठीक है, यहाँ पे हमेशा 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए, दिख रहा है ये इसको याद रखिएगा। इसमें ये याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो BCL, ये ऐसे जीन, ऐसे प्रोटीन जो प्रो एपोप्टोटिक है, चाहता है कि सेल मर जाए, वो बैक्स या बैक है। और जो नहीं चाहते हैं वो कैसे होते हैं? BCL-XL, MCL1, MCL2, BCL2, ये सब चाहता है कि सेल नहीं मरे, सेल आगे जाए, डिवाइड करे। लेकिन जैसे BAK, BAX या BCL-XS ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं तो समझ लो कि फिर इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का उसमें पोरिंग होना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे परमिटिव बढ़ जाएगा और ये साइटोक्रोम C बाहर आ जाएगा। इसको एक बार आप भूल भी जाइए, लेकिन ये जरूरी है। साइटोक्रोम C FF1 से बाइंड करेगा, उसके बाइंडिंग से एपोप्टोसोम बनता है जो कि प्रो कैस्पेज को कैस्पेज में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है 9 को। इस केस में 8 एक्टिवेट होगा या 10 होगा, और ये फाइनली कैस्पेज 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो ये है इन नटसेल इसका पूरी मैकेनिज्म। अब ये कुछ ऐसे हैं जो हिस्टोपैथोलॉजी में अगर आप देखोगे ना, यूजुअली जो एपोप्टोटिक बॉडीज होते हैं उसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है एकदम क्लियर का डायग्नोसिस के लिए। लेकिन वैसे ये कंडेंस्ड बॉडी दिख रहा है, यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज बनने शुरू हो गए, ये थोड़ा एडवांस केस हो गया। तो इस तरह के दिखते हैं यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज रिलीज होकर, ये डार्क डार्क जो स्ट्रक्चर है एपोप्टोटिक, इसमें ऐसा दिखता है हिस्टोपैथोलॉजी वाले में। हम लोग जब भी बातें करते हैं एपोप्टोसिस का तो सीधे सीधे फिर दिमाग में आ जाता है नेक्रोसिस। तो एक दो बातें आप एकदम जान लीजिए नेक्रोसिस से, इसका डिफरेंस कैसे होगा। तो एक तो जैसा पैरे के नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होता है और वो इंडिविजुअल सेल एक ग्रुप ऑफ सेल्स में होते हैं। अब बहुत सारे सेल्स मरते हैं, सेल्स तो उसका सेल मेम्ब्रेन टूटता है। नेक्रोसिस में सेल मेम्ब्रेन टूटता है, जब सेल मेम्ब्रेन टूटेगा तो उसके सारे एंजाइम बाहर जाएंगे तो आसपास के सेल वालों को भी किल करता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन टूटता नहीं, जब नहीं टूटता तो अंदर के प्रोटीजेस बाहर नहीं आ पाते, तो सराउंडिंग सेल्स का कोई सेल नहीं मरेगा, तो कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू नहीं होगा। ठीक है, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। प्लस नेक्रोसिस में आप देखते हो कि पिग्नोसिस होता है, इसमें भी पिग्नोसिस होता है, उसमें कैरियोलेक्सिस होता है, इसमें भी कैरियोलेक्सिस होता है। लेकिन नेक्रोसिस में क्रोमेटोलाइसिस भी हो जाता है, मतलब पूरा जो क्रोमेटिन मटेरियल टूट के बिखर जाते हैं, डिजोल्व हो जाता है। यहाँ पे बिखरते डिजोल्व नहीं होते, छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम्स की तरह पड़े रहते हैं। वो फिर जब छोटे छोटे ब्लेब्स अलग होंगे तो उसके साथ साथ वो न्यूक्लियर मटेरियल चला जाता है।
तो इस तरह कुछ डिफरेंसेस है जो नेक्रोसिस से बिल्कुल इसको अलग करता है। तो नेक्रोसिस यूजुअली क्या है, सेल ऑफ डेथ एंड टिश्यू while the body is living and it is an inflammatory response, ठीक है। और जो थोड़ी सी बातें वो मैंने आपको और बता दिया। और एक टर्म होता है ऑटोलिसिस। तो ऑटोलिसिस है सेल्फ डाइजेशन, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन ऑफ टिश्यू बाय सर्टेन सब्सटेंस सच एज एंजाइम। तो ये थोड़ा दोनों अलग है उससे, है ना। अभी डॉक्टर कौशल जुट रहे हैं, जब खत्म हो रहा है कहानी मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन हो गया इसको। तो ये है इस डायग्राम में थोड़ा और क्लियर हो जाए। एक नॉर्मल सेल है, मान लीजिए नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है या एपोप्टोसिस की तरफ जा रहा है, ये ड्यू टू सम सीवियर इंजरी और ड्यू टू सम माइल्ड इंजरी। यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन टूट रहे हैं, ऑर्गेनल्स बाहर जा रहे हैं, एंजाइम्स बाहर जा रहा है, न्यूक्लियस पूरी तरह से टूट के बिखर जाएगा। इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं टूटता, ब्लेब बन के वो बिल्कुल अलग जरूर हो जाते हैं। इस ब्लेब में न्यूक्लियर मटेरियल नहीं आया, ये वाला ब्लेब जो अलग हुआ तो इसमें न्यूक्लियर मटेरियल भी आ सकता है, तो डिपेंड आए चाहे नहीं आए, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन टूटते नहीं और इसीलिए इसके एंजाइम्स बाहर नहीं आते। तो सराउंडिंग सेल भी नहीं टूटेगा, तो कोई ऐसा इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर शुरू नहीं होता, आयुष में रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। ये कुछ था रिलेटेड टू, मेरा हो गया। मुझे लगता है कि मेरी तरफ से हो गया है। आपको